हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है नवंबर 2012 का। ठीक है, नवंबर 2012 लेवल 2 वालों के लिए है। सबसे पहले है सीडीपी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बच्चे को ध्यान में रख के मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका समर्थक सबसे पहले किस विचारक के द्वारा किया गया था। जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, ये बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज जो हैं उनको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है इसमें बच्चे के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। कैसे? बच्चों को आप एक्टिवली इंगेज करो, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड जो है या बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको आप साइड रखो। उस चीज़ से बच्चे की एजुकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। BF स्किनर ये व्यवहारवादी थे, जिनकी थ्योरी का नाम क्या था? आर थ्योरी। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है वो मनोसामाजिक थे। कैसे थे? मनोसामाजिक। इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। चार्ल्स डार्विन जो है वो बायो में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा? जॉन डेवी। जो जॉन डेवी है ना, इन्होंने बोला था कि जो लर्नर्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो टीचर की ये ड्यूटी होती है कि आप बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे बच्चा क्या करे? कोलैबोरेटली आपके साथ एक इंटरेक्शन कर पाए। मतलब बच्चा आपसे अगर कुछ पूछ रहा है तो उस कंडीशन में आप बच्चे को अलाउ कीजिए कि बच्चा जो है अपने डाउट्स को आपसे क्लियर कर पाए। बच्चे को वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपको देना होगा। ठीक है, आप बच्चे के मैटर में बार बार इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2 यही है जिन्होंने प्रयोगशाला जो मेथड है उस पर भी सबसे ज़्यादा काम किया था। सॉरी, प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है उस पर भी सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया था। उसको फैसिलिटेट किया था इनके स्टूडेंट ने, दैट वाज किलपैट्रिक। वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड अ टीचर शुड। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय टीचर को इस प्रकार के बच्चे के साथ अलग से व्यवहार करना चाहिए? नहीं। ऐसे बच्चे को कम लोड देना चाहिए? नहीं। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए? स्टेबल और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट दीजिए? नहीं। बच्चा जो है आप उसको डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि आप बच्चे की सारी चीज़ें जो हैं उसको साइड में रखिए, चाहे वो सिंगल पेरेंट है, चाहे वो डबल पेरेंट है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द लर्निंग। ठीक है, बच्चे के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा अपने आप को सिक्योर फील कर पाए। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप इस तथ्य को अनदेखा कीजिए, ओवरलुक दिस फैक्ट, दिमाग में रखिए ही मत, एंड ट्रीट सच ए चाइल्ड एज पर विद अदर चिल्ड्रन। दूसरे जो बच्चे हैं उनको आप जैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही क्या कीजिए, बच्चे के साथ एक व्यवहार जो है उसको रखिए। ठीक है, बच्चे को गुड एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने डाउट्स आपके साथ एक कंफर्म मैनर में, मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पूछ पाए। एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में जो संवर्धन होता है उसका अर्थ है एक्सीलरेशन। और प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ना, इनका IQ लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। दूसरा, दे ऑल आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। कई बार ये क्या होते हैं? गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब आप गिफ्टेड बच्चों से डील करते हो, जब आप इनको दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में देखोगे ना, तो इनकी जो एबिलिटीज होती है, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज जो होता है इनका, मतलब इनके अंदर जो क्षमताएं होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इनका जो IQ लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। ये अपने व्यूज़ को बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए जो गिफ्टेड बच्चे हैं इन पे काम किसने किया था, तो इन पे काम किया था टॉरेंस ने। ठीक है, किसने काम किया था? टॉरेंस। टॉरेंस ने बोला था 1977 में, टॉरेंस ने इन पे काम किया था। इन्होंने बोला था कि जो बच्चा गिफ्टेड होता है और टैलेंटेड होता है वो हमेशा एक एक्सीलेंट परफॉर्मर होता है। वो हमेशा एक ऐसे फील्ड में काम करेगा जहाँ पे सोसाइटी में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें वो कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके व्यूज़ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ नया करने की लत होती है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहेंगे, खुद को हमेशा एंगेज रखेंगे, कोई भी टॉपिक होगा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रतिभाशाली बच्चा, गिफ्टेड बच्चे। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड बच्चों में जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम कई बार क्या करते हैं कि बच्चे को आप जरा सा पुश करते हो तो बच्चा बहुत कुछ है जो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कैसे होते हैं? स्किल्ड बच्चे होते हैं। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के आप ऐसा करिकुलम डिजाइन कीजिए। ठीक है, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, केवल स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज में ट्रांजैक्शन करना है,
स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी, अगर हमें स्पीड अप करना होगा तो हमें बच्चे की स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी और को स्कॉलेस्टिक दोनों को ही स्पीड अप करना होगा। ऐसे बच्चे के वर्तमान स्तर को छोड़कर अगली ग्रेड में प्रोन्नत करना। मान लीजिए बच्चा है 6 क्लास में, आपको दिख रहा है बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ज़बरदस्ती इस बच्चे को 6 क्लास में रोक के मत रखिए। जब बच्चा आपकी 8th क्लास तक की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है तो बच्चे को क्या कीजिए, अगली ग्रेड में तुरंत प्रमोट कीजिए। आंकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना नहीं, हम गिफ्टेड बच्चों के लिए पूरे असेसमेंट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होती है। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। इसमें ये जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या है, बोर हो जाएंगे। क्लियर। टीच दियर क्लास ऑन टीचर्स डे, केवल टीचर्स डे वाले दिन ही कक्षा को पढ़ाना नहीं। राइट अ रिपोर्ट ऑन ए स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, जब आप एक ऐसी रिपोर्ट बच्चे को बनाने के लिए दोगे जो रिसेंटली आपके स्कूल में हुआ है तो उस कंडीशन में बच्चा कभी भी, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनको आपको कुछ क्रिएटिव देना होगा, कुछ ऐसी चीज जिसमें वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज कर पाए। राइट एंड ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। आपने बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कुछ क्लूज दिए हैं, उन पे बच्चे को क्या करना है, मौलिक नाटक लिखना है। तो इस कंडीशन में क्या है, बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को यूज करेगा, बच्चा क्या करता है उस पर रिसर्च करेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो यूज करके लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा और बहुत प्रॉपर तरीके से वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं उनकी अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी हो सकती है। हमने थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने की थ्योरी का नाम क्या था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसमें क्या था, जो बॉडीली काइनेस्थेटिक है, इसमें बॉडी जो होती है ना उसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि आपके जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं और स्थूल गतिक कौशल होते हैं, ठीक है, उन पे आपकी जो कमांड होती है ना वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, जो शारीरिक गतिक वाले बच्चे होते हैं उनमें डांसर्स आएंगे। डांसर्स क्या होते हैं, बॉडी को हमेशा मूव करते रहते हैं। डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर सही से ऑपरेशन ना करे तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना उसमें क्या है, फाइन मोटर स्किल जो होती है वो बच्चे की बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उंगलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी सूक्ष्म गामक कौशल, आप महीन काम करते हो। जब चीरा फाड़ी करते हैं हम या कोई ऑपरेशन करते हैं तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, मशीन में सिलाई तो कर नहीं रहे हो आप। तो उस कंडीशन में क्या है, सर्जन कैन बी द लास्ट एंड स्टेज ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी काम करती हैं, आपकी मसल्स जो है वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं और पॉइट होते हैं इनमें यूजुअली वर्बल स्पैट देखा जाता है, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस, कितना इफेक्टिव तरीके से आप बोल पाते हो। गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं जो किसी भी काम को ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कंपेयर, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म पे उस काम को खत्म करते हैं। मतलब इनको चीजें ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। ये दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे हमेशा, मतलब एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस देते हैं। तो दे आर जनरली फिजिकल वीक, ये फिजिकली वीक हो ही नहीं सकते। एंड नॉट गुड एट सोशल इंटरेक्शन, इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। जनरली डोंट लाइक देयर टीचर्स, ऐसा नहीं है कि वो अपने टीचर्स को पसंद नहीं करते। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं भी लाइफ में स्टक ना हो। और जब आप स्टक होंगे तो उस कंडीशन में क्या है, आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही बात है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में ये अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे ना वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो समाज के लिए कैसा हो, हार्मफुल हो। एक तो ये हमेशा कैसे रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, इनको हर चीज जाननी होती है। नॉलेज के लिए ना इनमें प्यास होती है, जो थर्स्ट फॉर द नॉलेज बोलते हैं वो इनके अंदर होता है। ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, इनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो बहुत हाई होती है। क्लियर। तो इनका जो लॉजिक होता है तो वो कैसा होगा, बहुत अपर लेवल का होगा। दूसरा, ये हमेशा कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर, एक ही सिचुएशन को सिर्फ एक ही तरीके से ये नहीं सोचते। इनका जो आईक्यू लेवल होता है ना वो मोर देन कितना होता है, 140, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन।
तो यहाँ क्या है, ये एक्सेप्शनली परफॉर्म करेंगे किसी भी एरिया में जो ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने गिफ्टेड बच्चे देखे होंगे, दुनिया में कितने ही बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बन पाते हैं, कितने ही बच्चे हैं जो प्रोफेशनल डॉक्टर बन पाते हैं। दे ऑल आर गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो वेल बीइंग के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। Knowledge of will be the most significant for a teacher dealing with a class comprising student of a mixed age group. पहली बात तो क्लास कैसी है, मिक्स्ड एज ग्रुप वाले बच्चों की है, ठीक है। तो कक्षा से व्यवहार रखने वाले टीचर के लिए बच्चे कैसे हैं, सारे एज ग्रुप के हैं। मान लीजिए 0 से 18 सारे एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टीचर के लिए क्या है उसमें, कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड मालूम करें, नहीं। ये चीज जो है कल्चरल बैकग्राउंड, अगर आप इसके बारे में मालूम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या होगी, प्रीच होगी। डेवलपमेंटल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। एज ग्रुप कैसा है, 0 से 18 का, मतलब इसमें हर एज ग्रुप का बच्चा क्या है, प्रेजेंट है। बच्चा अपने विकास की जो दर है वो अपने लेवल के हिसाब से क्या करता है, शो करता है। पेरेंट्स का नौकरी कैसी है, वो कभी भी बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगी, ना ही उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो उसको अफेक्ट करेगा। अब एक बात बताइए, एक हम पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, एक हम पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल, एक पढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एक पढ़ते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। इन चारों ही स्टेज में एज ग्रुप अलग अलग होता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। तो हर बच्चा जो है वो क्या करता है, बिहेवियर जो होता है उसको हर स्टेज में एक अलग अलग तरीके से शो करता है। बच्चा हर स्टेज में तो वोकल नहीं होता, बच्चे की जो नॉलेज होती है वो हर स्टेज पे क्या है, अलग अलग होती है। तो इसमें क्या है, अगर बच्चे टीचर को, बीइंग अ टीचर, अगर आपको डेवलपमेंटल एज के बारे में आइडिया है तो उसमें क्या है, आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो पियाजे की थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर में अब मात्र 2 साल का बच्चा है तो आप बच्चे को उस तरीके से डील करेंगे। प्री ऑपरेशनल में बच्चा 2 से 7 साल का है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मान लीजिए बच्चा 7 से 11 साल का है। अब बच्चा मूर्त चीजों को देख के ही समझता है, तो उस कंडीशन में आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि इस एज ग्रुप के बच्चे मूर्त चीजों से ही समझते हैं। फिर आप बच्चों को क्या करते हो, जैसे ही बच्चा 11 साल से ऊपर का जाता है उसको अमूर्त चीजों पे लेके जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट जो है इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। 2009 में आया था ये, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को जो है वो ये इम्प्लाय हुआ था। इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, करेक्ट। एक चीज याद रखिएगा, इसका एक सेक्शन 3 है जिसमें ये चीज मेंशन की गई है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको फ्री एजुकेशन देनी होगी, ठीक है। सो बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन वुड बी फ्री। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आरटी एक्ट जब से लागू हुआ है तो एज वाइज हम होमोजीनस हो गए हैं, एज वाइज हम हिट्रोजीनस हो गए हैं, हम अनअफेक्टेड हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में शिक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर वाइज हम होमोजीनस हो गए हैं, आरटी में जेंडर को लेके कोई बात नहीं हुई है, अनअफेक्टेड भी नहीं है हम। कहीं ना कहीं आरटी एक्ट को लागू होने से जो राइट टू एजुकेशन है उसमें एज को लेके कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा है। हम ना ही एज को लेके हिट्रोजीनस है, बल्कि हम आयु के अनुसार कैसे हो गए समझाती है। क्यों, क्योंकि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देनी होगी। जब आप फ्री एजुकेशन देंगे तो एक टोटली होमोजीनस, ये कंप्लीटली होमोजीनस है। वहां पे एज का पैरामीटर जो है उसको हम दिमाग में नहीं रख रहे। 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में जाएगा, एंड इट्स सो ऑन। तो ये क्या है, आयु के अनुसार बिल्कुल समझाती है हो गया है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है वो विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ डेवलपमेंट है। रूल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि विकास के अगर आपको नियम पता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हर बच्चे की जो डेवलपमेंटल रेट होती है वो अलग अलग होती है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और फिर वयस्कावस्था आएगी। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि संकल्पनाओं को हमें क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगती है, आपके ऑर्गन्स जो है उनकी फंक्शनिंग अच्छी होने लगती है। तो डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। सो बेसिकली द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, जो विकास होता है ना वो विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। दिस विल प्रोसीड फ्रॉम हीट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। हीट्रोनॉमी का मतलब होता है जब आप दूसरे की मदद से किसी काम को पूरा करते हो, ऑटोनॉमी मतलब जब आप खुद से किसी काम को पूरा करते हो। तो हीट्रोनॉमी का मतलब व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वाइल ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रिलायंस। ठीक है, जब बच्चा जवान होता है तो वो क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, दूसरों पे होता है वो निर्भर। छोटा बच्चा अपना काम खुद तो नहीं कर सकता, शूलेस बांधना आता है उसको, नहीं आता, खाना भी मम्मी खिलाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारे अंदर ऑटोनॉमी आती है, और यही क्या है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी व्यवस्थित प्रस्तुति। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होती है कि बच्चा पहले हीट्रोनॉमस होता है, उसके बाद वो ऑटोनॉमस में शिफ्ट होता है। अब अगर आपसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो डेवलपमेंट हमेशा ना एक पैटर्न को फॉलो करता है, इट ऑलवेज फॉलोज ए पैटर्न। ये जनरल टू कैसा होता है, स्पेसिफिक। विकास याद रखना हमेशा जनरल से स्पेसिफिक होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा, कभी रुकता नहीं है। आप बर्थ से डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो और आपकी डेथ तक आपका डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, अलग अलग रेट पे डेवलपमेंट होता है क्योंकि हर बॉडी का पार्ट अलग अलग तरीके से डेवलप होगा। जो डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकॉर्डल होता है, पहले सिर का विकास होगा और फिर आपके पैरों का विकास होता है। सो हेड टू टो होता है। डेवलपमेंट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, आप किसी भी बच्चे का फ्यूचर नहीं बता सकते। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, ये जो टर्म है वो दी किसने है, वो दी है लेव वाइगोत्स्की ने। ये थ्योरी मैं करवा चुकी हूँ। लेव वाइगोत्स्की ने एमक्यू दिया है, स्कैफोल्डिंग दिया है, इनर स्पीच दी है और जेडपीडी, ये चारों टर्म्स इन्होंने दी हैं। सिमुलेशन टीचिंग नहीं, रिकैपिटेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग नहीं, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती, ना ही अनुरूपित शिक्षण होता है। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ये बिल्कुल सही है। लेट सपोज बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंस रहा है, एमक्यू जो होता है वो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, बेसिकली दैट पर्सन हु हैज द मोर नॉलेज देन यू, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। आपने उसको क्या किया, बच्चे को एक हेल्प दी, कोई क्लू दे दिया, कोई हिंट दे दी। बच्चा क्या करता है, यहां से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। मतलब आपकी हेल्प से बच्चा खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाता है। तो ये जो बीच का गैप होता है जैसे हम बोलते हैं जेडपीडी। और इसके फोल्डिंग क्या होती है, जो आपने बच्चे को शुरुआती मदद दी, यहां जो आपने बच्चे की मदद की, दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, स्कैफोल्डिंग जो होता है ना वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। आपको बच्चे की पूरी मदद नहीं करनी है। मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये नहीं आप पूरा आंसर बच्चे को बता देंगे, नहीं, बच्चे को क्लूज देने हैं और बच्चा उस आंसर तक खुद पहुंचेगा। ये हमेशा कैसा होता है, टेम्परेरी। जैसे ही आपको लगे बच्चे अपना विकास कर चुका है, उस मदद को हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं। एसर्टेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट, गलती का कारण का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, ना कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, मैडम चाय ओके यहाँ गलत है। द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, जो मैडम है वो साइकिल चलाती है, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है लेकिन सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। सिमेंटिकली करेक्ट है लेकिन सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट है। सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली दोनों ही इनकरेक्ट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्टिकली का क्या होता है और सिमेंटिकली का होता है। सिंटैक्टिक का मतलब होता है ग्रामेटिकल तौर पे क्या है, सेंटेंस एकदम सही है। ग्रामेटिकल सेंटेंस कैसे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अगर अरेंजमेंट प्रॉपर है तो आपका सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सिमेंटिकली का मतलब होता है मीनिंग वाइज, अगर स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगफुली करेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या है, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, मैडम क्या करती है, बाईसाइकिल को ड्राइव करती है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है।
बट ये जो सिमेंटिकली होता है इसका मीनिंग जो है ना वो गलत है। मैडम बाईसाइकिल ड्राइव नहीं करती है, मैडम राइड्स, मैडम राइड्स है बाईसाइकिल। मैडम जो है वो स्कूटी को क्या करती है, चलाती है, ना कि ड्राइव करती है। ड्राइव क्या होती है, कार ड्राइव होती है। तो यहाँ क्या होगा, बाईसाइकिल क्या है, राइड पे आएगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ना तो ये सिमेंटिकली इनकरेक्ट है, ना सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है, ना ये दोनों करेक्ट है। तो यहाँ क्या है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, दैट मीन्स सिंटैक्टिकली, लेकिन मीनिंग जो है इसका वो गलत निकल रहा है, यानी कि सिमेंटिकली ये इनकरेक्ट है। Classification of students in different groups on the basis of their IQ tends to their self-esteem and their academic performance. बुद्धि लब्धांक क्या होता है आपका, IQ होता है। IQ जो होता है इस पे सबसे पहले काम किया था तुम्हारे स्टर्न ने, ठीक है। स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया था मेंटल एज अपॉन रियल एज, ठीक है। और अगर आपका पूरा फॉर्मूला अगर पूछेगा तो वो किसने दिया था, आपके टर्मन ने, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100, ये दिया था टर्मन ने। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बुद्धि लब्धांक है उसके आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण। आपने क्या किया, आईक्यू के बेसिस पे बच्चों को क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, बच्चों को क्लासिफाई कर दिया है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका आईक्यू 140 है, कोई है जिसका 120 है, किसी का 120 से कम है, कोई बिलो द एवरेज है। तो वो क्या करता है, बच्चे की जो सह गरिमा होती है ना उसको हमेशा क्या करेगा, घटा देगा। मान लीजिए आप खुद को इस पोजीशन में रख के देखिए, आप ए है और एक बच्चा है बी, आपका दोस्त आपसे इंटेलिजेंट है, इसका आईक्यू लेवल कितना है, 140, ठीक है, बहुत क्रिएटिव बच्चा है। ये एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल कितना है, 80। अब आपको तो डाल दिया सी ग्रेड में और इसको डाला है ए ग्रेड में, तो उसमें क्या है, आपकी जो सेल्फ स्टीम है, आपकी जो गरिमा है, आपका जो मतलब एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं हार्म होगा। तो ये क्या होता है, स्व गरिमा को तो क्या करेगा, घटा देगा। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। और उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं उसको भी घटाता है। कई जगह इसका आंसर दे रखा है प्रभावित नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जब आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, और आप खुद सोच के देखिए जब आपकी सेल्फ स्टीम पे हार्म होगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। आप एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 है, और कई लोगों ने इसको ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट माना है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 3। रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल। जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो बेसिकली कैसा है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक है। यानी कि ये क्या है, आईक्यू टेस्ट करने के काम में आता है, लेकिन ये कल्चर फ्री टेस्ट है। इनका जो टेस्ट था ना, उन्होंने अपने आप को लैंग्वेज से, यानी कि जो भाषा है उससे और जो स्पीड है उससे क्या करा था, बिल्कुल अलग रखा था। इनका टेस्ट कहीं भी लैंग्वेज से अफेक्टेड नहीं होता है। तो ये इसमें क्या है, एक फिगर दिखाया जाता है, आपको एक अमूर्त रूप से फिगर दिखाया जाता है जो किसी भी कल्चर को क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल क्या सा होता है, संस्कृति मुक्त परीक्षण होता है। अब अगर आपसे बात करें कि कल्चर फेयर टेस्ट और कौन से होते हैं, एक था कैटल ने एक टेस्ट बनाया था, ठीक है। ये कब बनाया था, 1940 में। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, इनके 3 टेस्ट आए थे, एक आया था 1938 में, एक आया था 1986 में, और एक आया था 1995 में, ठीक है। एक था रॉयड और मिलर टेस्ट जो आया था आपका 1997 में, और एक लास्ट टेस्ट था आपका ड्रॉए मैन, ठीक है। ये कब आया था, 1926 में। ये जो सारे टेस्ट थे वो कल्चरी कैसे थे, फेयर टेस्ट थे, मतलब ये नॉन वर्बल थे। इसमें कहीं भी लैंग्वेज जो है उसको ध्यान में रखकर ये टेस्ट नहीं बनाए गए थे, सारे क्या थे, कल्चर फ्री टेस्ट थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द न्यूज ऑफ ए विमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। एक महिला ने भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को आप किस बेसिस पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ना उस पर काम किया था आपके सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। इन्होंने आपकी एनल थ्योरी दी थी, ओरल थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ हिरार्कियल नीड्स, बिल्कुल सही बात है, जिस पे काम किया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने काम किया था, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने एक ट्राइंगल दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने सबसे नीचे बोला था आपकी फिजिकल नीड। फिजिकल नीड में क्या आता है आपके, खाना पीना और
सोना, ये बहुत जरूरी होती है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नीड। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप प्रोटेक्शन ले लेते हो उसके बाद आपको प्यार होता है, ठीक है। लव की जरूरत होती है, हमें अफेक्शन की जरूरत होती है। प्यार में आपको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आपको सम्मान की उम्मीद होती है। लास्ट होता है आपका सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या होता है, जहां पे आप एक्चुअल रियलाइजेशन करते हैं कि हम अपने आप में ही खुश हैं। साइकोलॉजिक मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है वो किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने, जिन्होंने कितनी 8 स्टेज बताई थी। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कॉन्टिजेंसीज ये था किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक औरत जो है वो अपना बच्चा भोजन को प्राप्त करने के लिए बेच देती है, तो वो किसका है, थ्योरी ऑफ हिरार्कियल नीड्स, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है, फिजिकल या बायोलॉजिकल नीड है, उसको उसे पूरा करना है। उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, उसको सोना चाहिए, तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए वो अपने बच्चे को बेच देती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। The word comprehensive in the scheme of continuous and comprehensive evaluation is supported by the following except। जो CCE होता है उसका पूरा नाम क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब यहाँ पे व्यापक शब्द जो है वो किन चीजों के थ्रू सपोर्टेड होता है, सिवाय एक के, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गॉर्डनर ने दिया था, और उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे, और उन्होंने बोला था कि हर इंसान के अंदर बुद्धि जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत ये इस थ्योरी का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी होती है ये किस पे बेस्ड होती है, कंप्यूटर एनालॉजी, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एनालॉजी। इस थ्योरी में हम क्या करते हैं, जो किसी भी ह्यूमन लर्निंग होती है, इंसान का जो अधिगम होता है, उसको डिराइव करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कभी भी व्यापक जो है उसके द्वारा समर्थित नहीं होता। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, इनका भी बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने 3D मॉडल दिया था। एएल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, ये भी इसमें आती हैं। तो ये तीनों ही जो है, इनकी थ्योरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसको सपोर्ट करती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है किसी भी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, व्यवहारात्मक विकास, इन सारे विकास को जो है आप प्रॉपर तरीके से क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। तो बच्चे के पूरे विकास पे जब ध्यान दिया जाता है तो वो होता है व्यापक। इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा, जेपी गिलफोर्ड आएगा, एएल थर्स्टन आएगा, लेकिन सूचना प्रक्रमण सिद्धांत नहीं आएगा। असेसमेंट लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है आपका असेसमेंट एज अ लर्निंग। ये 3 टाइप के असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट। तो असेसमेंट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, फॉर लर्निंग होती है। यहाँ क्या आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। कैसे होगा, सीखने के लिए जब आप आकलन करते हो, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो पूरे साल चलता है, टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, कहाँ बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बच्चे को हम थ्रू आउट द ईयर ऑब्जर्व करते हैं, और बच्चे के अंदर जो भी हमें रिव्यू देना होता है वो हम देते हैं। अगर टीचर को कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत है, कोई भी तरीका है जिसको मॉडिफाई करना है, तो टीचर अपने आप को इसमें मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो असेसमेंट होता है वो कैसा होता है, इसमें पूरे साल चलता है। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वो आकलन और अनुदेशन। आकलन मतलब असेसमेंट जो टीचर कर रहा है। असेसमेंट में क्या होगा, हम पूरे बच्चे का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे, और इंस्ट्रक्शन, बच्चे को हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ उसको इम्प्रूव करना है, कहाँ वो लैग कर रहा है। तो इस चीज में क्या है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। वापस देखते हैं, सीखने के लिए जो आकलन होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो आकलन और अनुदेशन के बीच के जो संबंध है उनके दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है।
असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब पूरे साल बच्चे का आप आकलन करोगे, टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक दोगे, जहां उसको जरूरत होगी वहां उसको इम्प्रूव किया जाएगा। बीइंग अ टीचर यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव। दूसरा, बच्चे को हम क्या करते हैं, बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, आकलन और इंस्ट्रक्शन के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। In science practicals, boys generally take control of apparatus and ask girls to record data or wash utensils. This tendency reflects that. इसमें क्या होता है, विज्ञान में मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लड़के क्या करेंगे, उपकरण का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। दे विल टेक द कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट्स, और लड़कियों से क्या करवा रहे हैं, आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना है और बर्तन को धोना है। ये जो थिंकिंग है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। लड़कियां बेहतरीन ऑब्जर्वर होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, वो तो लड़के भी होते हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ये बिल्कुल यहाँ सही है। ये जो चीज है वो क्या है, आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब यहाँ पे समाज क्या करता है, कुछ चीजें बनाता है। समाज ने क्या किया है, डिफरेंस कर दिया है, जेंडर डिफरेंस है, ठीक है, जो सोशल नॉर्म्स पे होता है, जहां पे हम इक्वेलिटी और नॉन इक्वेलिटी की बात करते हैं। तो लड़के क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं। जहां पे खुद ने तो क्या किया है, मस्कुलाइन नेचर है, खुद ने तो एपरेटस का कंट्रोल लिया है, और फेमिनाइन क्या है, लड़कियां जो है उनको वॉश यूटेंसिल्स बोल दिया, मतलब बर्तन धोने के लिए बोल दिया, और रिकॉर्ड का डेटा जो है वो ध्यान में रखने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 3। लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हो, तो लड़कियां भी संभाल सकती हैं। एंड दे आर नेचुरली एंडोड फॉर डूइंग सच थिंग, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली इस काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। ओके गाइज, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज और है, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो हमने यहाँ देखा था, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है, इसमें क्या करता है, हम खुद का आकलन खुद ही करते हैं, ठीक है, हम बेसिकली खुद की चीजों को ही रेगुलेट करते हैं, खुद की स्किल्स को ही टाइम टू टाइम रिफाइन करते हैं। इसमें नॉलेज जो है उसको टाइम टू टाइम खुद ही इंप्रूव किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ना, ये समेटिव असेसमेंट पे बेस्ड होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ईयर एंड में आपको ग्रेडिंग देके या तो फेल किया जाता है या फिर पास किया जाता है। सो बेसिकली इसमें लेबलिंग होती है और बच्चों को कंपेयर किया जाता है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं इसमें। तो ये होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जेंडर इन द क्लासरूम इट लर्निंग एनवायरनमेंट। कक्षा कक्ष में जो टीचर है और विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार जेंडर को करते हैं जो सीखने के वातावरण को। जब आप मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट जो है, ये टीचर है और ये क्या है, स्टूडेंट है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, अगर उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप आ रहा है, टीचर ही मान लीजिए क्लास में सोशल नॉर्म्स पे जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि लड़कियां जो है वो ये काम नहीं करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, तो उसमें क्या है, आपका जो लर्निंग है, लर्निंग एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कक्षा कक्ष में टीचर और विद्यार्थी जैसा जेंडर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा उसको क्या करते हैं, निर्मित करेंगे। चाहे तो आप जेंडर स्टीरियोटाइप बिल्कुल हटा दीजिए, जेंडर को प्रमोट ही मत कीजिए, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को क्लास में रख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या करेगा, फर्क डालेगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इक्वेलिटी और नॉन इक्वेलिटी पे जाएंगे, तो आपकी लर्निंग जो है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। और अगर आप इस चीज को बिल्कुल साइड में रखते हैं तो आपकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्रूव होगी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। रूपांतरित नहीं होता है इसमें, और ना ही क्षुब्ध करता है, ना ही डिफाइन होती है, ना ही विटिएट करती है, ना ही व्याख्याहित है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका प्रभाव ना पड़े। द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स। जो कंपल्सरी वर्ड है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसमें क्या है, कंपलसरी एजुकेशन है कि सारे बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बच्चों को लेनी ही होगी। तो इस कंपलसरी वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, पेरेंट्स आर कंपल्सरीली फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड प्यूनिटिव एक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है कि दंडात्मक कार्य से बचने के लिए पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं और पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से भेजिए। कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंटिन्यूअस टेस्टिंग, ये भी गलत है कि जो शिक्षा होती है, अनिवार्य शिक्षा, वो सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। फ्री एजुकेशन होती है ये तो।
सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बिट ऑफ करेक्ट है लेकिन पूरा सही नहीं है। केवल केंद्र सरकार जो है वो दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित नहीं करेगी, बल्कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एडमिशन को वो करेगी इंश्योर, अटेंडेंस को इंश्योर करेगी और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके कंप्लीशन पे ध्यान देगी। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपका जो है वो 100% दाखिला होना चाहिए। जो ड्रॉप आउट रेट होती है उसको कम करना होगा। ड्रॉप आउट मतलब बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं और बीच में उसको छोड़ छोड़ के, स्कूल जो है उसको छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। आपने गांव के जो स्कूल है उनमें बहुत ज्यादा देखा होगा। अटेंडेंस बच्चे की 100% होनी चाहिए और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है यानी कि 1 to 8 तक की जो एजुकेशन होती है वो बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए और ये एजुकेशन होती है बिल्कुल फ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। जो पाठ योजना होती है उसमें कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं होता। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। आप किस उद्देश्य के साथ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो उद्देश्य तो क्लियर होना चाहिए ना। नॉलेज ऑफ टीचिंग, आपको जो टीचिंग का ही ज्ञान नहीं है, कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाना ही नहीं आता, उनको नॉलेज बहुत होती है बट दे कांट एक्सप्रेस द नॉलेज, तो ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, योजना की दृढ़ता कभी भी सही नहीं होती, बल्कि योजना हमेशा कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, कि आप उसको चेंज कर सके। नॉलेज ऑफ प्यूपिल, शिक्षार्थियों का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस मेथड से पढ़ता है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्लानिंग को लेके कभी भी रिजल्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है आपने किसी लेसन को लेके या लेसन प्लान बनाया है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे क्लास में रिसोर्स है नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन। अधिगमकर्ता का जो स्वनियमन है उसका क्या अर्थ है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है जहां पे बच्चा अपने खुद के ही अधिगम को क्या करता है, मॉनिटर करता है। जहां उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वो क्या करता है, खुद को इम्प्रूव करता है। ये खुद में ही मोटिवेटेड होते हैं, दे आर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। ये क्या होते हैं, खुद में ही मोटिवेटेड होते हैं। ये नॉलेज गेन करते रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो बेसिकली ये अपनी खुद की नॉलेज को बाय द टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं। जहां उनको ज़रूरत होती है वहां ये खुद से ही चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो स्वशासन और नियंत्रण नहीं, खुद का अनुशासन और नियंत्रण इनमें होता है। अपने सीखने का खुद अनुवीक्षण करने की योग्यता, बिल्कुल सही बात है। दे हैव द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। अपनी ही अधिगम का इनके अंदर इतनी नॉलेज होती है कि उसको वो खुद से ही रेगुलेट कर सके। रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम। क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। यहाँ पूछा क्या गया है, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ता का स्वनियमन, यानी कि जहां पे वो खुद के सीखने का खुद ही क्या करता है, मॉनिटर कर लेता है। ना तो यह सेल्फ डिसिप्लिन होगा ना ही कंट्रोल होगा। ये इनका नेचर होता है कि दे नो हाउ टू डिसिप्लिन देमसेल्फ एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कई लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन 1 भी करेक्ट माना है, सो आई डोंट नो। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डिवी वर एग्जांपल्स ऑफ। जॉन डिवी के द्वारा समर्थित जो लैब स्कूल है उसका उदाहरण है फैक्ट्री, प्रगतिशील, पब्लिक, सामान्य। तो जॉन डिवी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है प्रोग्रेसिव स्कूल्स पे, ठीक है। किस पे काम किया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि कितना प्रोग्रेसिवली आप क्या करते हो, चीज़ों को चेंज करते हो। मतलब बाय द टाइम चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। मतलब आपका ये नहीं कि चीज़ों को लेके आप स्टेशनरी हो गए हो, द मूवमेंट शुड गो ऑन, ठीक है। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसको सबसे ज़्यादा नर्चर किया था किसने, जॉन डिवी ने, ठीक है। जॉन डिवी ने क्या बोला था कि जो एजुकेशन होती है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो और रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। कैसे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो वैसे वैसे हम क्या करते हैं, एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं और रीऑर्गेनाइज भी करते हैं। और आपकी जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2।
ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई इज ए पावरफुल मीन्स। जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है जो सीबीएसई के थ्रू क्या है एक प्रिस्क्राइब की गई है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, शिक्षक के भार को हल करना नहीं। कभी भी ग्रुप प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बर्डन को कम करने के लिए नहीं बनते। ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कॉज ड्यू टू रूटीन टीचिंग, रोजमर्रा का जो शिक्षण है उससे होने वाले तनाव को दूर करने में। टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक साथ कई बच्चे जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक काम को परफॉर्म करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। जहां पे जब आप साथ काम करते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हो, डिसीजन लेते हो, एक्टिविटीज को खुद से इन्वेस्टिगेट करते हो। तो उस कंडीशन में आप दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना सीख जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे बच्चा अपने तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। यहाँ पे क्या होती है, टुगेदरनेस आती है। तो हम सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उन पे भी काम करना सीखते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होता है यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा, उसको पुरस्कार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, उसको कभी भी कोई भी पुरस्कार नहीं चाहिए क्योंकि वो आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हिम और हर मोटिवेटेड। एक्सटर्नल अवार्ड किसको चाहिए होते हैं, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड यानी कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी को। जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो आपको बाइक मिलेगी, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, तुमको प्रेज किया जाएगा। द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर देन एन एक्सटर्नली मोटिवेटेड स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे जो होते हैं उनका जो अभिप्रेरणा होती है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नली मोटिवेटेड स्टूडेंट। देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन तो सबको चाहिए, चाहे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो चाहे वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो। तो यहाँ क्या है, इनको रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। ये किसी भी चीज पे क्या है, मास्टरी जो होती है उसको गेन करना चाहते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन इज, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है, असफलता से बचने की प्रवृत्ति है, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है, बिना विचारे जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है इसका मेन काम होता है चुनौतीपूर्ण काम में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, अचीवमेंट जो मोटिवेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, जब आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट फॉर्म में दी जाए लेकिन आपका जो एक्सीलेंस लेवल है वो इतना हाई होता है कि आप इजीली उस चीज को क्या करते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनको अपने गोल तक पहुंचना होता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंडेंसी होती है अचीवमेंट मोटिवेशन में कि वो चैलेंजिंग टास्क जो है उसमें डटे रहते हैं। ये नहीं कि कोई भी टफ टास्क आया तो उसको छोड़ के वो भाग गए। ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी मैकक्लीलैंड ने। ठीक है, किसने दी थी, मैकक्लीलैंड ने। अचीवमेंट जो थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन, वो दिया था मैकक्लीलैंड ने। इन्होंने बोला था कि 3 मेजर मोटिव होते हैं किसी भी बच्चे के पास जिससे वो जो मोटिवेशन है, अचीवमेंट जो है उसको अचीव कर सकता है। ठीक है, एक होता है नीड फॉर अचीवमेंट, एक होता है नीड फॉर एफिलिएशन और एक होता है नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सक्सेस पे फोकस्ड होता है, वो उसको सिर्फ सक्सेस से मतलब होती है, अकेले वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। एफिलिएशन मतलब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता ये कितना रिस्की काम है, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, वो या तो कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे या फिर क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, लेकिन उस काम को परफॉर्म करते हैं। इनमें नीड फॉर पावर होती है, पावर की, इनके अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उनको जीतने की एक क्षमता होती है। ये फेल्योर को अवॉइड करने के लिए नहीं करते, ना ही सक्सेस और फेल्योर को ये इक्वली एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये इजीली डटे रहते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो आदर्श प्रतीक्षित समय है वो कैसा होना चाहिए, टाइम अलॉटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक इन द करिकुलम, ऐसा नहीं होता है।
कि आप स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अलग से टाइम बच्चों को अलॉट करेंगे कि ये टफ टॉपिक है तो इसमें से इतना टाइम देंगे, ये थोड़ा वैसा टॉपिक है इसमें से इतना टाइम देंगे, नहीं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का कठिनाई स्तर ही बताता है कि आपको बच्चे को कितना उनसे फीडबैक कितने टाइम बाद लेना है। ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चे से बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को 5 या 6 मिनट देनी पड़ेगी कि बच्चा उस चीज को थिंक कर पाए। टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेसन, जब बच्चे पिछले पार्ट से जो प्रश्न का उत्तर देते थे उनमें जितना टाइम लेते थे उस बेसिस पे आप टाइम डिसाइड करोगे। इस बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे? मान लीजिए पहला चैप्टर इजी था, दूसरा चैप्टर टफ है, सो यू कांट डिटरमाइन रिलीवेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द रियल लाइफ से वो कितना जुड़ता है, नहीं, बल्कि प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है कि वो कितना हार्ड आपने उससे पूछा है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कितना टाइम रिप्लाई करने में देना है। सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आप क्या है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर जुरिडिक्शन, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की जो शिक्षा है उसकी संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस प्रकार का प्रश्न किस चीज का उदाहरण होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी और निम्न स्तरीय अपसारी। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी लो ऑर्डर जो होता है वो ये प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोज है, आपको क्या करना है, सपोज करना है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप चेयरपर्सन है किसी भी स्कूल के, तो आपको इस जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो पहली बात तो ये लॉ ऑर्डर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो ना ही ये लॉ ऑर्डर कन्वर्जेंट है, ना ही ये लॉ ऑर्डर डाइवर्जेंट है। दूसरा, जब भी सपोज वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो कभी भी अभिसारी नहीं होते, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। हाई ऑर्डर मतलब इसमें आपको प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ेगा, रटा रटाया क्वेश्चन ये नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप क्या है फ्रीली इसका आंसर दे सकते हैं। आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम ले सकते हैं। और अपसारी मतलब जहाँ पे हम फ्रीली किसी चीज को जवाब दे पाते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो उस क्वेश्चन से ये मिलता जुलता है। A student says my mother ringed principal ma'am last night. As a teacher your response should be. एक विद्यार्थी कहता है कि, हिंदी में ये गलत लिखा है, एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने कल प्रिंसिपल मैम को लास्ट नाइट कॉल किया था। एज ए टीचर योर रिस्पॉन्स शुड बी, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ओ रियली योर मदर रैंग अप प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, डिड शी सीक एन अपॉइंटमेंट विद हर, क्या उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट की बात की? डियर चाइल्ड यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, it shouldn't be ringed, it should rather be rang. Why don't you listen carefully? As I told you earlier, it should be rang not ringed. तो पहली बात तो आप ये याद रखिए, क्लास में जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आपकी पहली ड्यूटी होती है कि बीइंग अ टीचर आप बच्चे की जो क्वेरी है उसको आप रिस्पॉन्ड कीजिए। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है, बच्चे ने क्लास में बोला कि मेरी माँ ने प्रिंसिपल मैम को कल रात को फोन किया था, तो बीइंग अ टीचर आप क्या करोगे, बच्चे से बोलोगे अच्छा तो जो मैम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, क्या उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट फिक्स किया उनके साथ? दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्ड। आप बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि आप वर्ब जो है उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ने यहाँ रिंग्ड यूज किया है, जबकि यहाँ क्या आएगा, रैंग। ठीक है, तो ये बच्चे को आप कब बताओगे, बच्चे को आप ये तब बताओगे जब टीचर कॉन्फिडेंस में बच्चे को ले रहा है। ठीक है, तो टीचर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। जो बच्चे होते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो यहाँ पे क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने तीन लेवल दिए थे और 6 स्टेप्स दी थी। 3 लेवल कौन से थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल है उसमें ये 2 स्टेप्स आती हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय। ये थ्योरी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट जो ओरिएंटेशन होता है, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए ओबे करते हैं, यानी कि किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। कोई भी बच्चा है, घर पे गेस्ट आए,
वो गेस्ट के सामने प्रॉपर तरीके से बिहेव करता है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर समझ है या फिर वो किसी इंटरनल रीजन की वजह से अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, उसको डर है कि उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इन दोनों ही जो लेवल है इनमें क्या होता है, बच्चे की जो मोरालिटी होती है ना वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे डिसाइड होती है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में क्या होता है, हम टिट फॉर टैट को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे की स्कूल में हेल्प की तो आप 2 या 3 दिन बाद उस बच्चे को ये चीज रियलाइज करवा देते हो कि मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम मेरी हेल्प करो। सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज में, जहां अच्छा लड़का और अच्छी लड़की स्टेज जब आती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट, सो बी एंड ए आर करेक्ट। ठीक है, द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक्सेप्ट। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट होता है, जिसमें बच्चे के पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। ये फॉर्मेटिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, और इसमें क्या करते हैं, आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो और बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डे टू डे एक्सपीरियंस जो है वो हम इस चीज में मेंटेन करते हैं। जहां बच्चे को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है वहां हम बच्चे को इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड के जरिए बता देते हैं। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ना वो हमेशा छोटे होते हैं, दे आर ऑलवेज शॉर्ट। ठीक है, इसमें बहुत हम सिग्निफाइड वे में बच्चे की परफॉर्मेंस को लिखते हैं कि बच्चा कैसे डे टू डे बेसिस पे अपने आप को परफॉर्म करता है, बच्चा कैसे टाइम स्पेंड करता है, कैसे बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बच्चे की एक जो पर्सनैलिटी है वो इसमें रियलिस्टिक वे में क्या है निकल के आती है। जब आप एक पूरी डायरी मेंटेन करोगे, चीजों को लिख रहे हो, तो रियलिस्टिक वे में क्या है बच्चे की पर्सनैलिटी आपको पता चलेगी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हम यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कंटिन्यूअस जो एग्जाम होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या है, टीचर और बच्चे के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होता है इवेंट्स का, बिल्कुल सही बात है। इसमें घटनाओं का सही वर्णन होता है। बच्चे के वैयक्तिक विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन जो है उसको बच्चे के डिफाइन करता है। पर्याप्त विस्तार रूप से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, फैक्चुअल रिपोर्ट होती है इनफ डिटेल के साथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द बिहेवियर, इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र की फीडबैक का उपलब्ध नहीं कराता। इसमें बच्चे का फीडबैक आराम से अवेलेबल रहता है, लेकिन नॉट ओनली फॉर स्कॉलस्टिक, इसमें को स्कॉलस्टिक एरिया जो है उसको भी हम कवर करते हैं। और ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है बिहेवियर का, जिसमें हम बच्चे का स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों टाइप के फीडबैक को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।